नमस्कार साथियों, मैं रामदेश यादव, मुख्य प्रबंधक बड़ौदा एकेडमी बैंक ऑफ बड़ौदा से आज आपके सामने जो टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, कौन लोग इस स्कीम के अंतर्गत लोन पाने के लिए पात्र हैं, इस स्कीम के अंदर बैंक कितना % लोन देता है, कितना % कस्टमर ने मार्जिन अपना लगाना होता है, कितने % सब्सिडी आती है, एंड इस प्रोजेक्ट को कौन कौन लोग इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, जैसा आपको पता होगा कि 1/4/2008 से पहले हमारे देश के अंदर 2 प्रोग्राम चल रहे थे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उनको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम चल रहे थे। 1/4/2008 को हमारी गवर्नमेंट ने दोनों प्रोग्राम को मर्ज किया और 4/4/2008 से एक नई स्कीम की शुरुआत की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दिस स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर एट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। इस स्कीम के उद्देश्य क्या हैं? जैसा आपको विदित है कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है और इसके अंदर युवाओं का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। युवाओं को यदि हम रोजगार देना चाहते हैं तो हमारे देश के अंदर हर सेंटर के ऊपर माइक्रो इंटरप्राइजेस डेवलप हो, ये हमारी हर गवर्नमेंट का उद्देश्य रहता है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हैं, जैसे विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, आर्टिसन इंडस्ट्री, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। इसमें जो भी लोग रोजगार की प्राप्ति करते हैं उनको कंटिन्यूअस इनकम मिले और उनकी इनकम के अंदर लगातार बढ़ोतरी हो, इस उद्देश्य के साथ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसके अंदर गांवों से शहर की तरफ जो पॉपुलेशन का पलायन होता है टू गेट द एम्प्लॉयमेंट, उसको रोकने के लिए लोगों को अपनी जगह ही ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार दे सकें, यह भी एक उद्देश्य था। यह एक बैक एंड सब्सिडी प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत एक सहायता दी जाती है इस तरह की जो इंडस्ट्री हैं जो दूसरी इंडस्ट्री से कंपटीशन कर सकें, उसके बढ़ावा देने के लिए बैक एंड सब्सिडी भी इसके अंदर प्राप्त दी जाती है। यह जो प्रोग्राम है वो ही लोग इसके अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकते हैं जो अपनी नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं। यदि कोई कस्टमर बोरोवर ये चाहता है कि कोई पुराने उसकी इंडस्ट्री है जिसके अंदर वो इन्वॉल्व है और इस स्कीम के अंतर्गत वो लोन और सब्सिडी प्राप्त करना चाहता है पर वह एलिजिबल नहीं है, इस स्कीम के अंतर्गत एक फैमिली से एक ही पर्सन लोन की प्राप्ति कर सकता है और अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है। फैमिली मीन्स परिवार में हस्बैंड एंड उसका स्पाउस, वो दोनों में से कोई एक ही पात्र है इस स्कीम के अंतर्गत यदि कोई ऋण लेना चाहता है। इस स्कीम के अंतर्गत कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन बोरोवर एलिजिबल हैं? तो इस स्कीम के अंतर्गत यदि कोई इंडिविजुअल बोरोवर लोन लेना चाहता है तो कम से कम उसकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए। इस स्कीम के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जिसमें जो उसके सदस्य हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हों, वो लोग भी पात्र हैं यदि इस स्कीम के अंतर्गत वो लोन लेना चाहते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई बाध्यता नहीं है, बट कोई बोरोवर यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर 5 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 8वीं पास जरूर होना चाहिए। देन
कोई भी इनकम क्राइटेरिया की भी बाध्यता नहीं है। जैसा आपको विदित होगा कि हम बैंकों से डिफरेंट प्रकार के लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ मिनिमम इनकम क्राइटेरिया होता है, बट इस स्कीम के अंतर्गत यदि हम कोई अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो उसके अंदर कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। इस स्कीम के अंतर्गत यदि किसी ने कोई प्रोजेक्ट लगाया है, कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसी से कोई सब्सिडी प्राप्त की है, तो वो लोग भी पात्र नहीं है। कस्टमर यदि प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो वो नया ही प्रोजेक्ट होना चाहिए। कस्टमर एप्लीकेशन के साथ उसके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट तैयार होने चाहिए यदि कोई वो इस स्कीम के अंतर्गत लोन एप्लीकेशन लगाना चाहता है, तो कस्टमर के पास अपनी एज प्रूफ होने चाहिए। जैसे आपको मैंने पहले बताया, जो इंडिविजुअल बोरोवर हैं उनकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सर्टिफिकेट जरूर हो जो यह साबित करे कि मेरी उम्र 18 साल से ऊपर है। इस स्कीम के अंतर्गत एक स्पेशल कैटेगरी भी है। स्पेशल कैटेगरी के अंदर SC, ST, OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, देन वीमेंस, हिली एरिया के अंदर लोग रहते हैं, बॉर्डर एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं, तो उनको कुछ सब्सिडी के अंदर कुछ ज्यादा मात्रा दी जाती है। तो यदि आप स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो। इस स्कीम के अंतर्गत आप यदि रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं तो रूरल एरिया का सर्टिफिकेट हो। इस स्कीम के अंतर्गत यदि आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो 10 लाख से ऊपर है मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की, या फिर सर्विस इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है वो 5 लाख से ऊपर है, तो उनके पास कम से कम 8वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट भी जरूर होना चाहिए। यदि किसी कस्टमर ने इस स्कीम के अंदर एप्लीकेशन से पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग कर रखी है तो वो 2 से 3 वीक का यदि उनके पास EDP ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट इसमें लगा सकते हैं। इस स्कीम की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो सेंट्रल लेवल के ऊपर खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर आर द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंसिंग एजेंसी कौन कौन है? तो फाइनेंसिंग एजेंसी कौन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस स्कीम के अंतर्गत लोन दे सकते हैं? तो इस स्कीम के अंतर्गत जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो सारे पात्र हैं इस स्कीम के अंतर्गत लोन देने के लिए। रीजनल रूरल बैंक भी पात्र हैं। यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से कोई लोन लेना चाहता है तो एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स होती है जिसको हेड करते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्री। यदि उनके द्वारा मान्यता दी गई है तो उस इंस्टीट्यूशन से भी लोन प्राप्ति कर सकते हैं। और कॉमर्शियल बैंक को भी यदि स्टेट लेवल टास्क फोर्स विच इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्री उन्होंने मान्यता दी है तो उन इंस्टीट्यूशन से भी हम लोन प्राप्त कर सकते हैं। एलिजिबल इंडस्ट्री, इस स्कीम के अंतर्गत एक नेगेटिव इंडस्ट्री जो है उसकी लिस्ट दी गई है। यदि कोई उस नेगेटिव लिस्ट के अंतर्गत इंडस्ट्री आती है उस तरह के वो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे नेगेटिव इंडस्ट्री लाइक कोई मीट की इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई सिगरेट्स की इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई बीड़ी की इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो इस तरह की इंडस्ट्री को नेगेटिव लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो आप जो KVIC की साइट है, साइट के अंदर दिया है कौन कौन सी इंडस्ट्री नेगेटिव लिस्ट के अंतर्गत आती हैं। नेगेटिव लिस्ट के आप चेक कर लीजिए, यदि आपकी इंडस्ट्री उन नेगेटिव लिस्ट के अंतर्गत नहीं आती है तो हम वो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। देन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक से हमें कितना लोन मिल सकता है, आपका मार्जिन आपने कितना लगाना है और सब्सिडी कितने % के हिसाब से मिलती है। तो सर्वप्रथम आपने अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है। जो भी प्रोफेशनल हैं उनसे आप अपना एक प्रोजेक्ट बनवाइए एंड प्रोजेक्ट की एक टोटल कॉस्ट रहती है। जो टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की है, यदि आप जनरल कैटेगरी से, जो स्पेशल कैटेगरी मैंने बताया उसको बिलोंग नहीं करते हैं, तो 90% बैंक आपको फाइनेंस कर सकता है और 10% मार्जिन आपने अपना लगाना होता है। यदि
कोई भी कस्टमर स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करता है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, पर्सन लिविंग इन बॉर्डर एरिया है, हिली एरिया है, यदि एक्स सर्विसमैन है, इस तरह के लोग कोई अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो जो भी उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 5% मार्जिन मतलब खुद का पैसा जो लगाना है वो कस्टमर लगाएगा और 95% जो है वो बैंक उनको फाइनेंस दे सकता है। अब सब्सिडी किस परसेंटेज पे मिलती है? तो सब्सिडी का दो आधार है, कस्टमर रूरल एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है या अर्बन एरिया के अंदर लगा रहा है, कस्टमर जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है या कस्टमर स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो मान लीजिए कस्टमर जो है जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है और वह अर्बन एरिया के अंदर कोई अपना प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो जो भी उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 15% उसको सब्सिडी के रूप में मिलता है। यदि कस्टमर जनरल कैटेगरी में है और रूरल एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है तो कस्टमर को 25% सब्सिडी के रूप में मिलता है। मान लीजिए कस्टमर स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करता है और अर्बन एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है तो कस्टमर को जो भी उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 25% सब्सिडी के रूप में मिलता है। यदि कस्टमर रूरल एरिया स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करता है और रूरल एरिया के अंदर अपना प्रोजेक्ट लगा रहा है तो उसको जो भी उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 35% उसको सब्सिडी के रूप में मिलता है। जो मैक्सिमम सीलिंग है इस प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट कॉस्ट की, यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट लगा रहा है तो मैक्सिमम जो उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है वह 25 लाख हो सकती है। यदि कोई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम हो सकती है तो वो 10 लाख हो सकती है। अब सब्सिडी, कस्टमर को जो भी सब्सिडी मिलती है बैंक को, तो बैंक ने वह सब्सिडी जो है उसको 3 साल तक एक फ्री डिपॉजिट के रूप में रखना होता है। जब भी हमने सब्सिडी अप्लाई किया और बैंक के पास एक समुत वो सब्सिडी आती है तो बैंक ने वह सब्सिडी जो है एक इंटरेस्ट फ्री एफडी के रूप में रखना होता है। मान लीजिए आपका 10 लाख का कोई आपने प्रोजेक्ट लगाया, उसके अंदर 2.5 लाख का आपकी सब्सिडी आई, तो बैंक के पास जब भी वो 2.5 लाख की सब्सिडी आएगी बैंक उसको एक इंटरेस्ट फ्री एफडी के रूप में रखेगा। इंटरेस्ट फ्री एफडी का मतलब क्या है? ना तो बैंक 2.5 लाख के ऊपर उस एफडी के ऊपर कोई ब्याज देगा और ना ही बैंक 2.5 लाख के ऊपर जो लोन आपने लिया है 2.5 लाख के लोन के ऊपर ब्याज नहीं लगाएगा। मान लीजिए आपने 10 लाख का कोई प्रोजेक्ट इसके अंदर फाइनेंस करवाया है, 10 लाख के प्रोजेक्ट के ऊपर आपने 9 लाख का लोन लिया बैंक से, 9 लाख के ऊपर जो 10 लाख का प्रोजेक्ट था उसके ऊपर 2.5 लाख का आपका सब्सिडी आ गया। तो जिस दिन भी सब्सिडी आएगा 9 लाख का आपने लोन लिया तो उसमें 2.5 लाख घटा लीजिए, वो बचा आपका 6.5 लाख, तो 6.5 लाख के ऊपर ही ब्याज लगेगा। तो 2.5 लाख की जो अमाउंट यहाँ पे आई जो सब्सिडी के रूप में, जो भी अमाउंट आपकी सब्सिडी के रूप में आ रही है उसके ऊपर ना तो बैंक ब्याज देगा और उतने ही अमाउंट के ऊपर जो है बैंक आपसे लोन के ऊपर भी ब्याज नहीं लेगा। यदि कस्टमर का अकाउंट 3 साल के अंदर, शुरुआती 3 साल के अंदर एनपीए हो जाता है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। यदि कस्टमर अपने 3 महीने का ब्याज या 3 महीने की किस्त बैंक को नहीं दे पाता है तो बैंक उस लोन को क्लासिफाई कर देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यदि इस तरह की नौबत आती है तो हैज पर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बैंक ने वह सब्सिडी जो बैंक के पास आई है इंटरेस्ट के साथ उसको जो बोर्ड है उसको वापस करनी होती है। तो कस्टमर को ध्यान रखना है कि उन्होंने जो भी सब्सिडी आई है उसको इंटरेस्ट फ्री एफडी के रूप में रखा गया है और उन्हें जो अपनी लोन की किस्त है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर उसकी अदायगी करनी है, अन्यथा ये सब्सिडी का जो अमाउंट ये आया है ये आपका वापस बोर्ड के पास चला जाएगा। अब कस्टमर को अप्लाई कैसे करना है? तो आजकल फिजिकल रूप के अंदर इस तरह की एप्लीकेशन को हम अप्लाई नहीं करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर,
वो जिस प्रकार का भी उनके पास टारगेट आता है, उस टारगेट के अनुसार विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा या रेडियो द्वारा या विभिन्न एडवर्टीजमेंट के द्वारा लोगों को बताते हैं कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशन उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो भी इच्छुक लोग हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी है? KVIC की हम साइट के ऊपर जाएंगे, वहां पे ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल पे हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम हमें अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाना होता है। वो मिनिमम डिटेल मांगेगा आपका जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड के लिए आपका आधार होना चाहिए। यदि आधार आपके पास नहीं है तो आप अपने पैन नंबर या जो बैंक अकाउंट है उससे भी अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जब आप एक बार अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद 1 पेज एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको हम 1 बाय 1 भरेंगे। उनको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है वो भी हर एक पेज के ऊपर सहायता दी गई है। साइट के ऊपर FAQ भी दिए गए हैं और इवन एक वीडियो भी डाला गया है, उसकी भी हम मदद ले सकते हैं। उस एप्लीकेशन को भरने के बाद एक प्रोजेक्ट की डिटेल के लिए भी एक पोर्टल प्रोवाइड किया गया है, तो उसको हम क्लिक करेंगे तो मोटा मोटी हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है उसका भी डिटेल हमें डालना होता है। जब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमें इसके साथ अपने अटैच करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं? यदि आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी जो आयु है उसका सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका रूरल एरिया का सर्टिफिकेट, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारी आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और स्कैन करके अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे उसके बाद आप इसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी। जैसे आपके पास एप्लीकेशन आईडी आएगी और ये जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है उसको ये आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी। जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, एज पर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके अनुसार उस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ने विद इन 5 वर्किंग डे आपसे कांटेक्ट करना है। वो कांटेक्ट आपका फिजिकल रूप में हो सकता है, वो कांटेक्ट आपका टेलीफोन के रूप में हो सकता है, वो कांटेक्ट आपकी जगह पे जाके भी हो सकता है। तो जो भी कॉन्टैक्टिंग ऑफिसर है वो उसका दायित्व होता है, वो आपकी हैंड होल्डिंग करेगा। जो भी प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बताएगा, स्कीम क्या है उसके बारे में आपको बताएगा। यदि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई त्रुटि रह गई है तो उसकी वो पूर्ति, उसको आपने कंप्लीट कैसे करना है, वो सारा प्रोसेस आपका करेगा। यदि आप इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं तो जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। यदि एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट होती है और आपको लगता है इसका कारण सही नहीं है, आपकी कुछ ग्रीवेंसेस हैं, तो उस ग्रीवेंसेस के लिए भी एक ग्रीवेंसेस पोर्टल है KVIC की साइट पे, वहां पे जाके आप अपनी ग्रीवेंसेस दर्ज कर सकते हैं। यदि आपकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो जाती है, एक्सेप्ट होने के बाद जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वह एप्लीकेशन टेक्निकल टास्क फोर्स होती है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। टेक्निकल टास्क फोर्स इज हेडेड बाय द DM और डिप्टी कमिश्नर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। उसके अंदर मेंबर्स होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देन खादी विलेज मेंबर फ्रॉम खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड या फिर DIC के इनके मेंबर होते हैं। लीड बैंक मैनेजर जो होता है वो भी इसका मेंबर होता है। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है वो ऑथराइज होता है टू गिव द ट्रेनिंग, टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग ऑफ PMEGP एलिजिबल बोरोवर्स। वो सारे लोग इसके मेंबर्स होते हैं, उनके पास ये एप्लीकेशन आ जाती है। एज पर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस टास्क फोर्स ने कम से कम 1 महीने के अंदर एक बैठक जरूर करनी होती है और दैट कैन बी फर्स्ट वर्किंग मंडे। जब भी टास्क फोर्स के पास ये एप्लीकेशन आएगी, टास्क फोर्स उनकी स्क्रूटनी करेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, कितना अमाउंट मांगा गया है, देन जो भी इंडस्ट्री है वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर तो नहीं है,
देन कस्टमर इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो सारी पात्रता देख के टास्क फोर्स पाती है कि कस्टमर एलिजिबल है इस स्कीम के अंतर्गत, तो टास्क फोर्स उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देगी। देयर इज नो पर्सनल इंटरव्यू इन इट। ये पर टास्क फोर्स यदि समझती है कि किसी इंडिविजुअल बोरोवर का पर्सनल इंटरव्यू लेना जरूरी है, तो वो इंडिविजुअल कस्टमर बोरोवर को भी कॉल कर सकते हैं। यदि टास्क फोर्स जब भी कोई प्रोजेक्ट अप्रूव कर देती है, तो विद इन 3 वर्किंग डे इट विल फॉरवर्डेड टू द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के पास वो चला जाएगा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है विद इन 48 आवर्स के अंदर जो भी बैंक है, फाइनेंसिंग बैंक है, उसको एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगी। एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के बाद अब जब बैंक के पास एप्लीकेशन आ गई है, तो हैज पर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बैंक बाध्य नहीं है यदि उनके पास कोई एप्लीकेशन आई है उसके अंतर्गत लोन देने के लिए। हर बैंक की अपनी एक क्रेडिट पॉलिसी होती है, उसी के अनुसार जो एलिजिबल कस्टमर है वह बैंक उनको लोन देता है। यदि उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से कस्टमर, उस बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से यदि कस्टमर एलिजिबल नहीं है, तो दे कैन रिजेक्ट आल्सो। और यदि वो उनको एलिजिबिलिटी बनती है, तो बैंक जो है विद इन 30 डेज के अंदर कस्टमर का जो भी उन्होंने वो लोन रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, उसका जवाब दे देंगे। यदि लोन बैंक कर देता है, तो विद इन 30 डेज के अंदर उन्होंने अपना डिसीजन लेना होता है। और जब भी बैंक ये लोन सैंक्शन करता है, तो विद इन 2 वर्किंग डेज के अंदर उन्होंने इन्फॉर्म करना है जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब कस्टमर ने जब भी उनकी एप्लीकेशन टेक्निकल टास्क फोर्स ने अप्रूव की है, उसके बाद जल्द से जल्द ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई इंप्लीमेंटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, वहां पे जाके आप अपना 2 से 3 वीक का जो एसेंशियल ईडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कस्टमर ने वो अपना ईडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेना चाहिए। बैंक ने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज करनी है, वह जब ही रिलीज करनी है जब कस्टमर अपना ईडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट बैंक के अंदर सबमिट कर देगा। जब कस्टमर ने अपना ईडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट बैंक के अंदर सबमिट किया और बैंक उसको फर्स्ट डिस्बर्समेंट जो है लोन की वो रिलीज कर देगा एज पर हिज नीड। बैंक ने क्या करना है टू गेट द सब्सिडी। जब भी बैंक फर्स्ट डिस्बर्समेंट रिलीज करता है, इंस्टॉलमेंट वो फुल अमाउंट भी हो सकती है लोन की, वो पार्ट अमाउंट भी हो सकती है। बैंक ने सब्सिडी अप्लाई करने से पहले वो डिस्बर्समेंट यदि डिस्बर्स की है और जो अमाउंट जो डिस्बर्स की है वो जो अमाउंट सब्सिडी क्लेम कर रहा है उससे ज्यादा है, तो बैंक जो है ऑनलाइन सब्सिडी क्लेम भी लॉन्च कर सकता है। हर स्टेट के अंदर एक नोडल बैंक होता है एंड वहां पे जाके उनका नोडल बैंक का जो पोर्टल है वहां पे हम क्लेम दाखिल कर सकते हैं। और इवन वी कैन लॉन्च अवर क्लेम ऑन केवीआईसी पोर्टल। केवीआईसी पोर्टल पे जो हमने क्लेम लॉन्च किया है, केवीआईसी के जो भी डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा और उनको यदि उनको मिलता है कि हाँ कस्टमर इज एलिजिबल टू गेट द सब्सिडी, विद इन 2 वर्किंग डेज के अंदर जो भी नोडल बैंक है उसकी साइट पे वो उसको पब्लिश कर देंगे। जैसे ही केवीआईसी ने उसको एक्सेप्टेंस दी है, तो बैंक की साइट के ऊपर वो आ गया, नोडल जो बैंक है उसकी साइट पे आ गया है, बैंक उसको विद इन 48 आवर्स के अंदर उसकी सब्सिडी रिलीज कर देगा जिस बैंक ने भी वो क्लेम लॉन्च किया है। जैसे ही बैंक के पास सब्सिडी आती है, जिस बैंक ने फाइनेंस किया है, बैंक ने उसका इंटरेस्ट फ्री एफडी बनाना है 3 साल के लिए। 3 साल से पहले जो भी सब्सिडी हमारे पास आई है उसको हम लोन के अंदर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है उस सब्सिडी अमाउंट पे बैंक को ना तो लोन पे इंटरेस्ट लगाना है, ना ही एफडी के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है। देन यदि अकाउंट कस्टमर का इरेगुलर है, एनपीए हो जाता है इरेगुलरिटी की वजह से, कस्टमर अपना जो सीसी लिमिट है उसका इंटरेस्ट नहीं भर रहा है या अपनी ईएमआई रेगुलर नहीं भर रहा है और अकाउंट उनके कारण कस्टमर का अकाउंट एनपीए हो जाता है,
तो जो भी जिस बैंक के पास ये सब्सिडी आई है, फाइनेंसिंग बैंक, उसने वह सब्सिडी अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ बोर्ड को वापस करना होता है। लास्ट पॉइंट, इस स्कीम के अंतर्गत एक सर्टिफिकेट कस्टमर देता है कि कभी भी यदि जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है या कोई भी जो 100% इसका वेरिफिकेशन होता है इंडस्ट्री का, कहीं पे भी किसी भी समय इंडस्ट्री बोरोवर के अंदर कोई त्रुटि पाई जाती है कि कस्टमर ने कोई भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेर फेर किया है, या कस्टमर ने अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाई, या कस्टमर ने ओवर फाइनेंस प्रोजेक्ट हो गया है, कोई भी त्रुटि मिलती है तो जो बोर्ड है वो कभी भी सब्सिडी वापस मांग सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, जो भी हम इस स्कीम के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका 100% वेरिफिकेशन होता है। कभी हमें इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना है कि हमने जो सब्सिडी के लिए कोई प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवा लिया, सब्सिडी मिलने के बाद हम बैंक की किस्त नहीं दे रहे हैं और इवन इंडस्ट्री भी नहीं लगाई है। तो सारे केसेस के अंदर बैंक अपना रिकवरी प्रोसेस जो अपनाएगा वो तो है ही, इसके अंदर जो सब्सिडी अमाउंट है वह भी वापस चली जाएगी। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जो भी आर्टिशियन इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो विलेज इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, कोटेज इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं और अपना नया प्रोजेक्ट इसके अंदर लगाना चाहते हैं, तो जरूर अपने जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनसे एक बार कांटेक्ट करिए, उनसे थोड़ा जानकारी लीजिए कि कब नई एप्लीकेशन का एडवर्टीजमेंट आ रहा है। जब भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर टारगेट अनुसार जब भी डिस्ट्रिक्ट इस तरह की एप्लीकेशन के लिए आवेदन मांग रहा है तो आप जरूर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल करिए। ये आज इतना ही, ये मेरे तरफ से था। धन्यवाद आप सभी लोग।